हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। और ये जो है इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसे पहले देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें था इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि। दोनों में क्या अंतर था कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स निकालती है और इसको जो है डक्ट यानी नली की जरूरत नहीं होती है। ये अपना हार्मोन जो इनका सेक्रेशन होता है हार्मोन, वो डायरेक्ट ये खून में डालती हैं। और उसके एग्जाम्पल्स थे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, पिलियन ग्लैंड, टेस्टिस जो मेल में होता है, ओवरी जो फीमेल में होता है। और उसके बाद हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा था कि इनमें जो है नली या डक्ट की जरूरत होती है अपने सेक्रेशन को बाहर निकालने के लिए। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन का सेक्रेशन नहीं करते हैं, वो करते हैं पसीना, एंजाइम्स, बलगम और सीबम, इसका सेक्रेशन ये करते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे सेलेब्री ग्लैंड, लीवर, स्किन, स्टोमक, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन। तो होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं हम, और आज की वीडियो में हम थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। थाइमस ग्रंथि जो है ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन, इंडोक्राइन का मतलब अंतरस्रावी ग्रंथि है ये। यानी कि ये अपना सेक्रेशन जो है वो डायरेक्ट ब्लड में यानी खून में डालती है। इसको नली की यानी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहले हम देखते हैं ये थाइमस ग्लैंड जो है, थाइमस ग्रंथि, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है हमारे बॉडी में। तो थाइमस ग्लैंड का जो लोकेशन है वो रिब केज यानी पसलिया के पीछे की ओर होती है। ठीक, जो पसलिया यहाँ होती है उसके पीछे की ओर इसका लोकेशन होता है थाइमस ग्लैंड का। या आप कह सकते हैं कि चेस्ट यानी छाती के पास ये होती है, या आप कह सकते हैं कि स्टर्नम के पीछे इसकी पोजीशन होती है। स्टर्नम क्या होता है? जो ये पसलियां होती है ना, ये जिससे जुड़ी होती हैं, तो ये बीच का जो पार्ट होता है इसको हम स्टर्नम कहते हैं। ठीक, तो इसके पीछे इसकी पोजीशन होती है। तो एग्जाम में जो है कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रिबकेज पसलिया के पीछे कौन सा ग्रंथि होता है, चेस्ट के पीछे कौन सा ग्रंथि होता है, या स्टर्नम के पीछे कौन सा ग्रंथि होता है। तो ये सब का आंसर एक ही है, थाइमस ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है ये ट्रायंगल शेप का होता है। यह है ना, देखिए इसमें ट्रायंगल शेप है ना। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो ट्रायंगल शेप का है, तो वो थाइमस ग्लैंड ही है। और ये जो हार्मोन रिलीज करती है उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन जो है थाइमस ग्लैंड रिलीज करती है। और यह हार्मोन जो है बच्चों में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, यानी रोगों के प्रति इम्यूनिटी पैदा करता है ये हार्मोन। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चों में इम्यूनिटी पावर जो है ज़्यादा होता है। बच्चों में इम्यूनिटी पावर एडल्ट से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है बच्चों में, और ये जो हार्मोन है थाइमोसिन ये रिलीज ज़्यादा करता है। इसलिए बच्चों में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है। कोरोना के समय में भी आपने देखा होगा कि बूढ़े बुजुर्ग जो है वो कोरोना के ज़्यादा शिकार हो रहे थे और उन पे कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था, पर बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है। और वो क्यों होता है? तो ये हार्मोन के कारण। ठीक, ये हार्मोन का सिक्रेशन बच्चों में ज़्यादा होता है। और ये जो थाइमस ग्लैंड है ये क्या होता है कि बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड में ये काम करता है, और जैसे जैसे आप बड़े होंगे ये जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, वैनिश होने लगता है यानी गायब होने लगता है। और ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है जब आप बूढ़े हो जाते हैं। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये 0 से लेके 25 साल तक लगभग बहुत ही अच्छा काम करता है। 25 साल के बाद जो है ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, वैनिश होने लगता है, या आप कह सकते हैं निष्क्रिय होने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बूढ़े लोगों को अगर कुछ सर्दी खांसी बुखार हो जाता है तो उन्हें क्या होता है, बहुत दिन लगते हैं उसको ठीक करने में। क्यों? क्योंकि उनमें जो है इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे कम हो जाती है बूढ़ों में। और इसीलिए जो है बूढ़ों के लिए च्यवनप्राश बना है। ठीक, च्यवनप्राश वो खा के अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तो होप आपको थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि जो है ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, और हम देखते हैं ओवरी, अंडाशय। ओवरी जो है ये किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। ठीक, और ये भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है।
इस पिक्चर में देखिए, ये जो है ओवरी होता है, ठीक। और कितने ओवरी होते हैं? 2 ओवरी होते हैं। यहाँ से क्या होता है कि एग रिलीज होता है, ठीक। मैच्योर एग जो है यहाँ से रिलीज होता है, और इस मैच्योर एग को हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं, और हिंदी में इसे अंडाणु कहते हैं, अंडाणु। ये जो है यहाँ से ओवरी से रिलीज होता है, और महीने में जो है एक ही अंडा रिलीज होता है, और ये रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक। इसे जो है हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। और जैसे ही ओवम अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, ये जो यूटेरस है, यूटेरस को हम बोलते हैं गर्भाशय, गर्भाशय। तो ये जो यूटेरस का पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है कि एक लेयर बन जाता है, ठीक। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूटेरस और गर्भाशय को ये फील हो जाता है कि ओवम जो है वो रिलीज हो गया है, और ये जो ओवम है यहाँ आके प्लांट होगा। ये यूटेरस को ऐसा लगता है। तो यूटेरस क्या होता है कि इसको प्लांट करने के लिए यहाँ पे लेयर बना लेता है, ठीक। यहाँ पे लेयर बना लेता है। और अगर इसी बीच में इस अंडाणु को अगर स्पर्म मिल जाता है, अगर स्पर्म इसको मिल जाता है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे जाइगोट बना लेगा। जाइगोट हम किसे कहते हैं? जब ओवम यानी अंडाणु और स्पर्म मिल जाते हैं तो उसे हम जाइगोट कहते हैं। तो अगर ये जाइगोट बन जाता है तो ये जो है यहाँ पे आके प्लांट हो जाएगा। कहाँ पे? यूटेरस में, गर्भाशय में। ये एक कंडीशन है कि इसको स्पर्म मिल गया, जाइगोट बन गया और यहाँ पे आके प्लांट हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये है कि इसको स्पर्म नहीं मिला। तो इसको स्पर्म जब नहीं मिलता है तो जाइगोट बनता नहीं है। तो यहाँ पे जो ये लेयर बना हुआ है ना, ये जाइगोट के लिए लेयर बना हुआ है, जाइगोट के लिए। लेकिन जाइगोट तो बना नहीं क्योंकि स्पर्म मिला नहीं। तो ये जो लेयर है फिर क्या होता है कि टूट के बाहर आ जाता है, ठीक। और इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि स्पर्म नहीं मिला ये ओवम अंडाणु को, ठीक। लेकिन यहाँ पे यूटेरस तैयार था कि हम जाइगोट आ रहा है उसको यहाँ पे इम्प्लांट करना है, पर स्पर्म मिला नहीं। तो ये जो लेयर बना था ये टूट के बाहर आ जाता है, और इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कहते हैं। और अगर स्पर्म मिल जाता और जाइगोट बन जाता तो ये जो आपका लेयर है ये नहीं टूटता है, ठीक। इसीलिए आपने सुना होगा कि जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है तो 9 महीने तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी जो है वो औरतों को नहीं आता है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे ओवम जो है अंडाणु रिलीज होता है, कैसे स्पर्म से मिलता है, कैसे यूटेरस यानी गर्भाशय में ये इम्प्लांट होता है। एक बार फिर से मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, ओवरी से जो है वो ओवम यानी अंडाणु रिलीज होता है। अगर ये रिलीज हो गया और इसको स्पर्म मिल गया तो ये जाइगोट बन जाता है, ठीक। और जाइगोट आके यहाँ गर्भाशय में इम्प्लांट होता है। तो जो ये लेयर बना होता है ये क्या होता है? टूटता नहीं है और बच्चे को पोषण देने का काम करता है। और इसीलिए जो है प्रेगनेंसी के बाद एमसी नहीं आती है। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जाइगोट नहीं आता है, तो ये जो लेयर बनी होती है ये क्या हो जाता है? टूट जाता है, और इसीलिए जो है ब्लड बाहर आता है, और इसी को हम एमसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जो मैंने भी आपको बताया सारा प्रोसेस, उसका ये थ्योरी है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो अंडाशय जो है ओवरी की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, ठीक। किसी भी एक ओवरी से प्रत्येक महीने एक ओवम यानी एक अंडाणु निकलता है। ओवम और स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओवम और स्पर्म जब मिल जाते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन होता है, और ये जो फर्टिलाइज हो जाता है इसको हम जाइगोट कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, ना कि यूटेरस में होता है। गलती से भी इसको टिक मत कीजिएगा। और जो जाइगोट बनता है वो कहाँ प्लांट होता है? तो वो यूटेरस में जाके यानी गर्भाशय में जाके प्लांट हो जाता है जाइगोट, ठीक। और ये जो लेयर यहाँ बना होता है ये इसको पोषण देता है, और ये पोषण जो है गर्भनाल से दिया जाता है, और इंग्लिश में इसको इंडोमेट्रियम कहा जाता है, गर्भनाल को। आपने देखा होगा कि जब बच्चा होता है तो उसके नाभि में एक लंबा नाल टाइप का निकला रहता है, ठीक। वही गर्भनाल है, उसी के थ्रू जो है जाइगोट को पोषण मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम, और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं हम। पीयूष ग्रंथि जो है वो 2 तरह के हार्मोन रिलीज करती है। एक होता है एलएच यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है।
अभी ओवरी से रिलेटेड ये दो हार्मोन ये रिलीज करता है, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो ये दो हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, एक होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन का काम क्या है, तो ये एग्स और स्पर्म को मैच्योर करते हैं, ठीक। यानी कि एग और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हों उसको ये मैच्योर करते हैं, ये LH और FSH जो हार्मोन है। और ओवरी जो है अंडाशय, ये जो अंडाशय है ये दो हार्मोन जो है वो रिलीज करती है, एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका काम क्या होता है, तो यह जो है सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन को मैच्योर करता है। उसके बाद लड़की का आवाज जो पतला होता है वो इसकी वजह से ही होता है, एस्ट्रोजन की वजह से। ब्रेस्ट साइज जो बढ़ता है लड़कियों में और मेल में नहीं बढ़ता है, तो लड़कियों में जो ये ब्रेस्ट साइज बढ़ता है वो ये एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही बढ़ता है। उसके बाद जो है प्यूबिक हेयर का आना, ये भी जो है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। और फेस पे आपने देखा होगा लड़कियों के बाल नहीं आते हैं, तो ये भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। और जिस लड़कियों के फेस पे अगर बाल हैं, इसका मतलब है कि ये जो हार्मोन है वो क्या है, उनमें वीक है। ये हार्मोन अगर वीक है तो क्या होता है कि लड़कियों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं। उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसका काम क्या होता है, तो ये गर्भाशय यानी यूटेरस को तैयार करता है, किसके लिए, जाइगोट के लिए। जाइगोट जो है यहाँ रह सके इसके लिए ये यूटेरस को तैयार करता है। तो होप अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ये क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको ये बायोलॉजी की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।